नमस्कार मेरे महान देश के महान विजेताओं को मैं पाई जीसीवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आइजक बेस्टर जीसीवी को भारत में पहली बार 2024 में लाया था। ये सोचकर लाया था कि हर भारत का नागरिक जो अपने जिंदगी में एड़ी चोटी एक करता है सफलता के लिए, उस मेहनत का सही परिणाम मिले, ये उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में हम सब कामयाब हो चुके हैं। जीसीवी वैल्यू को पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के अंदर कोडिंग कर दी गई है, लेकिन कोडिंग मात्र से जीसीवी को लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे कि गाड़ी बना देने से केवल गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, उसके लिए ड्राइवर चाहिए होता है। प्लेन बना देने से प्लेन अपने आप नहीं चलती है, उसके लिए पायलट की जरूरत पड़ती है। आप पायलट हैं। पायलट लोग अगर उस मशीन को स्टार्ट नहीं करेंगे तो ब्लॉकचेन काम नहीं करेगा। जो लोग, आज भी मैंने एक लेख लिखा जिसमें मैंने कहा अभी तक 99% लोग पाई नेटवर्क को समझ ही नहीं पाए हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर, यहां तक कि डोरीसीन भी नहीं समझ पाई है। मैं चैलेंज करता हूं कि नहीं समझ पाई है, फिर भी मैं उनका लेख को मैं पसंद करता हूं। लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि कहां चूक हो रही है। पूरे वैश्विक लोग, राजदूत हो, एनवॉय हो, पायनियर्स हो, अधिकांश लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 99% लोग नहीं समझ पाए हैं। तो हम सबों को समझना होगा। पायनियर्स का 4 जिम्मेदारी है। पहला तो आप माइनिंग कर रहे हैं, ओके फाइन, बहुत अच्छी बात। आपके पास 3 करोड़ का संपत्ति आपने अर्जित कर लिया, लेकिन उस 3 करोड़ को स्टार्टअप करने के लिए और 3 काम करने पड़ते हैं इसमें। दूसरा काम है आपको जो पाई आपके वैलेट में है उसे खर्च करने के लिए बाजार का तलाश करना पड़ता है। जैसे कि आप एक दुकानदार हैं तो उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो बाजार का व्यवस्था करने के लिए आपके अगल बगल पड़ोसी जहां से आप सामान खरीदते हैं उसको पाई इकोसिस्टम के अंदर लाना था। और ये हो गया दूसरा जिम्मेदारी एक पायनियर का। लाने के बाद उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाना था, ये पायनियर का जिम्मेदारी है। और उस एप्लीकेशन में वो अपना प्रोडक्ट को रखता और हम उसको पार्शियल पाई पेमेंट के माध्यम से होम डिलीवरी हो या ऑफलाइन हम उनके दुकान में जाके जब भी दुकान से कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है वहां से पार्शियल पाई पेमेंट में हम देकर वहां से खरीदते। ये तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य था पायनियर का। चौथा, जब उसका एप्लीकेशन जिसको आपने बनाया है, मर्चेंट ने नहीं बनाया है, मर्चेंट को आपने मदद किया एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो एप्लीकेशन जब रनिंग पोजीशन में हो जाए तब उस एप्लीकेशन के लिए एक टोकन बनाने में उसका मदद करना। ये चौथा कर्तव्य है था पायनियर का, जिसको
भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने पायनियर माइनिंग कर रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग ये चार कर्तव्य को फुली निभा नहीं पाए। हाँ, वो लोग डेडिकेटेड है, वो लोग कई चीजों में एक्टिव है, विशेषकर बार्टरिंग इवेंट में एक्टिव हैं, लेकिन जो मुख्य काम करना चाहिए था, मुख्य काम बार्टरिंग इवेंट नहीं है। मुख्य काम है अपने लिए अपने पाई, इतना बहुमूल्य पाई है, उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे उसकी व्यवस्था करना था पायनियर का। 2021 आसपास ही हम लोगों का पाई जो है हमारे वैलेट में आ गया था। क्यों 2021 में हमारे वैलेट में आया? वो चाहते तो सबका केवाईसी कर लेते, उसके बाद जब मेन नेट लॉन्च हो रहा होता उस समय एक साथ भेज सकते थे, लेकिन 2021 आसपास ही क्यों सभी पायनियर्स के खाते में, आई मीन वैलेट में पाई को भेजी गई? इसलिए भेजी गई क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के रूप में उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। आज मैं हर पायनियर से पूछता हूं, कलेजा में हाथ रख के पूछिए कि क्या मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में पाई का रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर नहीं कर रहे हैं, जितना दिन नहीं करिएगा उतना लेट जीसीबी आने में होगा। बहुत लोग दावा ठोक सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आ गया, ये कोडिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे एरोप्लेन बन के रेडी भी रहता है ना, उसमें अगर ड्राइवर आई मीन पायलट नहीं जाता है, बिना पायलट का एरोप्लेन भले ही बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा बनाया हुआ हो, वो उड़ नहीं सकता और उसका पायलट आप हैं। जब तक आप लोग अपने पायलट का असली रूप नहीं दिखाएंगे, ये जो चार कर्तव्य है पायनियर का उसको नहीं निभाएंगे, वो प्लेन चलेगा ही नहीं। मतलब जीसीबी का फंक्शनैलिटी नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, आप वो शख्स हैं जो इस युग में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जहां हर आदमी के पास रुपए की कमी ना हो। हाँ, रुपए की अगर कमी नहीं है तो उसका टैलेंट का भी बर्बादी ना हो। रुपए की कमी से टैलेंट भी बर्बाद होता है। आप में सब में तरह तरह के टैलेंट है, किसी में सिंगिंग का, किसी में डांसिंग का, किसी में स्पीच देने का, किसी में वैज्ञानिक बनने का, किसी में डॉक्टर बनने का, क्या क्या टैलेंट है। लेकिन जब धन नहीं होता है ना, तो एक डॉक्टर भी अपना क्लिनिक सही तरीके से नहीं चला सकता। एक बहुत बड़ा मैकेनिक है, वो भी मैकेनिक अपना सही ढंग से अपना दुकान नहीं चला सकता। एक बार्बर भी सही ढंग से दुकान नहीं चला सकता, उसके लिए धन चाहिए होता है। उस धन की व्यवस्था करने वाले लोग आप हैं। कितना सौभाग्य मिला हम सबों को। ये काम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, ये सब का काम है, लेकिन उस काम को आप कर दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो धरती में रहता है उसको 3 करोड़ मिनिमम देने का बीड़ा उठा के रखे हैं, और उसके लिए वो 4 कर्तव्य सिखाने का भी बीड़ा उठा के रखे हैं। माइनिंग करो, 2-3 मर्चेंट को लाओ, उसके लिए एप्लीकेशन बनाओ। एप्लीकेशन जब रनिंग पोजीशन में हो उस समय उस एप्लीकेशन के लिए एक टोकन बना दो, और वो टोकन जो है पाई से स्वैप होगा। उसका पेयर रहेगा पाई टू, जैसे उमेश टोकन, उमेश नाम का टोकन, उसको हम उसका मान लीजिए उनका एक एप्लीकेशन है और वो रनिंग पोजीशन में है,
और वहां सारे भारत के लोग सामान खरीद रहे हैं। वो इकोसिस्टम में गया, उमेश नाम का टोकन जो है लॉन्च होगा, जो कि पाई के साथ पेयर रहेगा, और उस टोकन का एक वैल्यू रहेगा, शुरुआती लॉन्चिंग वैल्यू रहता है, मान लीजिए $1 रहेगा। अगर $1 रहेगा तो आप कितना पाई दे के उस टोकन, उमेश नाम का टोकन को खरीदिएगा? कितना चाहिए आपको? $1 है तो हो सकता है आप 10 खरीदिए, 20 खरीदिए। आप जान रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारा प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट का दाम इतना है उतना है। अब हिसाब किताब लगा के उस टोकन को आप खरीद के 100% उस उमेश नाम का टोकन को उस प्लेटफॉर्म में दे के आप जो चाहते हैं खरीद सकते हैं। ये है स्ट्रेटेजी ऑफ पाई नेटवर्क। अभी तक तो हम लोग ऑफलाइन में यही किए हैं कि पार्शियल पाई में पेमेंट करो, 40% 30% पाई छूट को ही पाई में पेमेंट करो और बाकी को INR में पेमेंट करो। ये हो रहा है, लेकिन इकोसिस्टम का नियम कायदा कानून अलग है पाई नेटवर्क का, जो कि हमारे पाई ब्राउजर के अंदर है। बहुत सारे लोग उसको खोल के देखिए। पाई ब्राउजर पूरा प्ले स्टोर का बाप है हमारा। वहां हजारों लाखों एप्लीकेशन बने हुए हैं, जहां विजिट करिए, देखिए, और हर हाल में कोशिश करें मेरे दोस्तों कि जिंदगी में अगर मौका मिला है, सबको मौका नहीं मिलता है भैया। अभी भी बहुत सारे बैड लक लोग हैं, लक्की लोग नहीं है। गुड लक बैड लक सब लोग जानते हैं। हम लोग बहुत लक्की लोग हैं कि हम सबों के पास बिटकॉइन से भी ज्यादा महंगा क्वाइन है। हीरा के बराबर क्वाइन, महंगा क्वाइन है, हम सबों के पास है। यहाँ तक कि देखिएगा बड़े बड़े पढ़े लिखे के पास भी नहीं है। हम लोग बहुत लकी हैं, और उस लक के लिए ऊपर वाले को जरूर थैंक यू कहते रहिए कि हमने भले ही बिटकॉइन नहीं पाया, इथेरियम नहीं पाया, सलोना नहीं पाया, दुनिया भर का महंगे महंगे क्वाइन जो है बने ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि स्पेकुलेशन के लिए बनी थी। मतलब अभी भी आप बिटकॉइन खरीदिएगा तो वहां स्पेकुलेशन होता है। 10,000 का बिटकॉइन खरीदे, ये कोई गारंटी नहीं है कि 10,000 जो है कल ही जो है 15,000 हो जाएगा। वो कब होगा, क्या होगा, वो नीचे भी जा सकता है। हम लोग उस तरह का क्वाइन में काम नहीं कर रहे हैं, उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। मतलब एक तरह से दलाली वाला दुनिया, वो दलाली वाला दुनिया में हम लोग नहीं है। हम लोग एक ऐसी दुनिया में हैं जहां क्रिप्टो की दुनिया में हमने एक करेंसी बना दिया है। हम अकेले नहीं बनाए हैं, पूरे वर्ल्ड के लगभग 100 मिलियन पाइनियर्स ने बनाया, अरबों लोगों ने बनाया, है ना। अरबों लोगों ने मिल के इसका वैल्यू को $3,14,159 कोडिंग करवाने में सफल हो गया। एक समय था कोडिंग करवाने के लिए ही हम लोगों को मुसीबत हो रहा था, जिस समय मैं हेड GCB एम्बेसडर था। लेकिन उसको कोडिंग करवाने में हम सफल हो गए। मतलब हमारे कोड टीम ने कोडिंग कर दिया, और उस कोडिंग में ये भी लिखा कि हर महीना एक पाइनियर जो है 3.14159 पाई ही खर्च कर पाएगा, लिमिटेशन। और 3.14159 का वैल्यू $3,14,159 के हिसाब से 10 करोड़ होता है, मोटा मोटी 10 करोड़। मतलब आप एक महीना में 10 करोड़ खर्च कर सकते हैं। ये कोडिंग किया गया है हमारे पाई इकोसिस्टम के अंदर। और एक सवाल आता है कि हम सर एक दुकान में जाते हैं तो कितना मिनिमम खर्च कर सकते हैं? आप एक पाई तो दे नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन है, तो कितना देंगे? आपको 0.314159 एक ट्रांजेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होगा, इससे ज्यादा
नहीं होगा। ओके, एक ट्रांजैक्शन जो किसी भी दुकान में जाएगा उससे नीचे ही का ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 3 से ऊपर नहीं जा सकता है। 0.314159 ही आप ट्रांजैक्शन कर सकिएगा, ये कंफर्म है, जो कि कोडिंग किया गया है। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकता है, सर हम लोग महीना में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? महीना में हम सभी केवल 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुछ लोग चाहेगा मैं तो 100 ट्रांजैक्शन करूंगा, 200 ट्रांजैक्शन करूंगा, 500 ट्रांजैक्शन करूंगा। वहां पर भी पाबंदी है, लिमिटेशन रखा गया है। आप 10 करोड़ को 10 ही बार में खर्च कर सकते हैं। ओके, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको 10 ही बार, 10 times only you have to transact with the merchant of the world। दुनिया के जितने मर्चेंट हैं, मान लीजिए एक ही दुकान में आप गए और वहां आपने एक ही बार में 10 ट्रांजैक्शन का 10 ट्रांजैक्शन किया, उस महीना का ट्रांजैक्शन, आपका ट्रांजैक्शन लिमिट जो है खत्म हो गया। आपको अगला महीना इंतजार करना पड़ेगा अगले ट्रांजैक्शन के लिए, और वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड भी होगा, लेकिन वो भी 10 से ट्रांजैक्शन होगा अगला महीना। तो ये है मेरे भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सफलता हमारे सबके हाथ में आ चुकी है। क्या आजादी के इतने साल बाद इतनी बड़ी सफलता किसी भी जेनरेशन के लोगों के हाथ में आई थी? सवाल, क्या हमारे पिता, भारत के पिता महात्मा गांधी के जीवन में आया था? नहीं आया था। महात्मा गांधी जी के बाद पहला प्रधानमंत्री बने, क्या उनके जीवन में आए थे? जवाहरलाल नेहरू जी बने, फिर इंदिरा गांधी आए, फिर उसके बाद कई बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए, मिनिस्टर्स आए। क्या उनके जीवन में ऐसी घटना घटी थी जो हम घटा रहे हैं? समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना। दिस इज नॉट ए सिंपल, पता नहीं जो लोग वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो लोग हाथ वगैरह देखते हैं, ज्योतिष, क्या ज्योतिष लोग हम लोगों को ये बता सकते हैं कि कोई ऐसा सेलेस्टियल दुनिया का शक्ति पाइनियर्स लोगों के जीवन में काम कर रहा है जो पूरी दुनिया को बदलने वाला है? समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, समथिंग मार्वलस। मैं देखूंगा एक चाय बेचता हुआ व्यक्ति को करोड़ अरबपति, मैं तो जानता हूं क्योंकि पाई में वही लोग जुड़ा है जो आम आदमी है, वेरी सिंपल पीपुल, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत धनवान नहीं है। धनवान लोगों को रुपया का जरूरत पड़ता है, वो लोग हम लोग जैसे मूर्ख वही बटन दबाए वाला सिस्टम में नहीं आएगा। वो लोग इतना होशियार है कि वो लोग रुपया पर फोकस करता है और ये नहीं सोचता है कि रुपया को, मतलब करेंसी वैल्यू क्रिएशन करने का अधिकार मानव सभ्यता को है, मनुष्य को है। मान लीजिए धरती में 9 अरब लोग हैं, सब लोग अगर मान ले कि यही कल से पैसा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तब क्या होगा? बैंक सारा बंद नहीं हो जाएगा? हम लोग लेंगे ही नहीं, एक तरह से क्या नन कोऑपरेशन मूवमेंट चला देगा, तब क्या होगा? we will not take USDT, we will not take what is called euro, we will not take INR, we will not take any currency of the world because it is also speculative. They are also speculative because it goes to some particular people. कुछ ही लोगों के हाथ में INR जाता है। और जो रिक्शा चलाता है दिन भर मेहनत करो बोलता है, मेहनत करो तुम्हारे घर में पैसा आएगा, झूठ बोलता है। मेहनत करने के बाद भी दिन भर रिक्शा
चलाता है, दिन भर बोराड होता है, मेहनत तो बहुत हो रहा है, लेकिन उसके घर में क्या पैसा जाता है? तो यहाँ पर भी तो स्पेकुलेशन है। उस स्पेकुलेशन का तोड़ क्या है? फिर आप और हम एक इतिहास का महापुरुष लोग हैं। हम खुद एक वैल्यू वाला धन को बनाने जा रहे हैं, बना चुके हैं, हम सभी बना दिए। एक ऐसा वैल्यू जो आज तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था कि कोई करेंसी का कीमत, मतलब नोट का उतना वैल्यू वाला करेंसी कोई भी बैंक नहीं छापा है। उसको अपने छाप के दिखा दिया। मतलब असंभव को संभव किया। इसी को तो विज्ञान कहते हैं। जहां से असंभव की शुरुआत होती है, वहीं से विज्ञान शुरू होता है। विज्ञान का सिद्धांत यही है। जहां लोगों की सोच अंत होती है, वहां से विज्ञान की शुरुआत होती है। विज्ञान और दर्शन की शुरुआत होती है वहां। और आपने उस दर्शन को पा लिया है और उस चीज को हासिल भी कर लिया है। लेकिन तो वही चार कर्म है ना। माइनिंग तो कर रहे हैं, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। माइनिंग कर लिए, आपके पास 10 पाई है, 100 पाई है, आपने अरबों अरबों रुपए का संपत्ति इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उस अरबों रुपए को हम खर्च कहाँ करेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या हम आरबीआई से मांगेंगे? भैया आप जो छाप रहे हैं, कल से जो है और ज्यादा छापिए पैसा। हम लोग 3 करोड़ वाला पैसा बना लिए, छाप के हम लोग को एक एक पाई का 3 करोड़ दीजिए, ऐसा बोलने जाएंगे? देगा हम लोग को कोई भी सेंट्रल बैंक? देगा? कभी नहीं देगा। लेकिन प्रकृति देगा। जहां ईश्वरत्व को देख रहे ना, उसको कोई माय का लाल नहीं रोक सकेगा। प्रकृति किसी की बपौती नहीं है। आरबीआई का वो आईएनआर बपौती होगा, आरबीआई का चीफ का, लेकिन प्रकृति ईश्वर का है। और ईश्वर और आरबीआई में आसमान जमीन का फर्क है। प्रकृति को ईश्वर ने ना बनाया है। हम पाई देके ईश्वर को गिफ्ट करेंगे और कहेंगे पिताजी हम लोगों को आम खाने का मन कर रहा है, मैं आपको पाई गिफ्ट में। लोग तो नारियल चढ़ाते हैं, लोग केला चढ़ाते हैं, हम आपको पाई चढ़ाएंगे, हमें आम चाहिए। क्या प्रकृति नहीं देगा? प्रकृति से ही तो प्रोडक्ट आता है। फिर कहेंगे कोयला भी चाहिए पापा, पिताश्री हम लोग को कोयला भी चाहिए, हम पाई दे रहे हैं 10 किलो कोयला। हमारे घर में गैस सिलेंडर का कमी है, गैस प्रकृति से आता है, उसको दीजिए, पाई से दीजिए और लीजिए। हाँ, सरकारें कानून बनाए, इसके लिए रेवोल्यूशन लाए, ये लाए, गाइडलाइंस लाए, लेकिन क्योंकि रोका नहीं जा सकता, विज्ञान को तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 काम को आप खुद भी करिए और अपने जिनको जिनको आपने रेफर किया है उनको भी सिखाइए। ऐसे फाउंडर मैं तो यही ना बताऊंगा। मैं अभी तक जानते हैं इस मंच को बंद कर दिया होता। अगर मैं फाउंडर नहीं होता तो मैं बंद कर देता। जैसे अभी हम डीके साहब बहुत मुश्किल से, मैं आज देख रहा था उनका वीडियो, बड़ी दया आ रहा था, है ना, क्योंकि भगवान का आत्मा है मेरा में भैया। डीके साहब पर मुझे तरस आ गया सही में। मैं उसका वीडियो देख रहा था, लाइव थे यूट्यूब चैनल में, जिनको एजुकेशन, पहला भारत का एजुकेशन एम्बेसडर मैंने नियुक्त किया था। जब मेरे बच्चे लोग अगर गिरता है ना, मेरा स्टूडेंट लोग को जिनको मैंने आगे बढ़ने में मदद किया, तो शुरू में तो थोड़ा लगेगा, लेकिन बाद में जब उनके चेहरों को, उनके हाव भाव को देखता हूं ना, तो करुणा से द्रवित हो जाता हूं। और मैं कमेंट भी किया उनके यूट्यूब चैनल में। वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, और एक साथ मेहनत करने पर ही, एक साथ जो 4 काम मैंने बताया ना, ये 4 काम एक साथ करने पर ही आएगा।
इसका कैलकुलेशन है। पूरे वर्ल्ड में 70 मिलियन लोग पायनियर हैं, अब जानते हैं 70 मिलियन। 70 मिलियन को हर एक पायनियर को दुकानदार चाहिए ही होगा, हर हाल में चाहिए ही होगा, जहां से वो अपना पाई इस्तेमाल करके चावल खरीदेगा, खाना खरीदेगा, चप्पल खरीदेगा, जो भी चाहिए होगा वो तो खरीदेगा ही। हर पायनियर को चाहिए। बिना मर्चेंट रहे जीसीबी को आप लागू नहीं कर सकते, ये 100% श्योर है। अगर श्योर है तो 70 मिलियन लोग अगर दो मर्चेंट अपने लिए व्यवस्था करता है तो 70 मिलियन गुना 2 बराबर डबल हो गया। तो 70 मिलियन मतलब 140 मिलियन मर्चेंट का एप्लीकेशन जो है हमारे पाई इकोसिस्टम के अंदर रहेगा। 140 मिलियन मर्चेंट हमारे इकोसिस्टम में रहेगा। हर एक का अपना एप्लीकेशन होगा। किसी का रनिंग पोजीशन में रहेगा, किसी का हो सकता है मार्केट बढ़िया से ना चला, उसका इंटरफेस वगैरह सही ढंग से नहीं बना हो, लोग उसमें विजिट नहीं करेंगे। लेकिन 140 मिलियन मर्चेंट अगर का एप्लीकेशन रहेगा हमारे इकोसिस्टम के अंदर तो 140 मिलियन टोकन भी तो बनेंगे। 140 मिलियन प्रकार का टोकन भी तो बनेंगे और उस टोकन को हम लोग पाई से स्वैप करेंगे और स्वैप करके उस टोकन से उस बाजार में जो एप्लीकेशन बाजार है वहां से हम 100% टोकन देके सामान को खरीदेंगे। और उस एप्लीकेशन में हो सकता है आईएनआर में भी विड्रॉ करने का मौका मिले। कुछ लोग लालच देने के लिए आईएनआर को भी इंटीग्रेट करेंगे, कुछ लोग यूएसडीटी को भी इंटीग्रेट करेंगे, कुछ लोग यूरो को भी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारी टक्कर तो वर्तमान जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको और बेहतर बनाने का है। टक्कर नहीं लेना है, बेहतर बनाने का है। ये सिस्टम बेहतर मतलब वर्ल्ड शुड बी हैप्पी। हम लोग कोविड-19 देखे हैं, सब लोग देखे हैं। हम लोग को सौभाग्यशाली है कि उतने लाखों लोग मरे, उनमें हम जीवित लोगों का बीच में हैं। ईश्वर को कोटि कोटि नमन। थैंक यू गॉड दैट यू हैव गिवन अस द अपॉर्चुनिटी। हम भी मरे हुए लोग रहते अभी, किसी को जला दिया गया होता, किसी को दफन कर दिया गया होता, लेकिन ईश्वर ने हमें बचा के क्यों रखा है कि हम आने वाले सभ्यता को एक बड़ा चीज को देने जा रहे हैं, जहां पर जब भी कभी कोई कोविड-19 आएगा और कंपनियां जो है उन लोगों को निकालेगा अपने कंपनी से कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बहानेबाजी सरकार भी नहीं कर सकती है, ना कंपनियां कर सकती है, ना कोई दादागिरी कर सकेगा। ये काम हम लोग कर रहे हैं और इस काम में जो लोग संजीदगी से काम कर रहा है, चींटी की तरह काम कर रहा है, हाँ क्रिटिसाइज हो रहा है, अपने ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, लेकिन उनको नजरअंदाज करके, जैसे कि मैंने कल कहा कि गांधी जी की तरह 3 बंदर को अपने पास रख लीजिए, तुम गाली देते रहो, तुम जो भी करना है नजर मारते रहो, बुराई करते रहो, हम नजरअंदाज करके शेर की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। शेर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो आगे चलता है। जब तक कि उसके हाथ में शिकार नहीं आ जाता तब तक वो आगे बढ़ता रहता है, और बढ़कर जब शिकार उसके हाथ में आ जाए, हमारा शिकार क्या है? जीसीबी को लाना, वही लक्ष्य है हमारा। हमारा ये लड़ाई झगड़ा, कौन गाली दे रहा है, उस पर फोकस करना नहीं है। हमारा फोकस है जीसीबी को लाना, और ये 4 कर्म करके ही आ सकता है। पहला, माइनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी, केवाईसी करके उसको वैलेट में ले जाइए। वैलेट में जैसे ही गया
ये यूटिलिटी क्वाइन है। व्हाइट पेपर का मैंने आज 3 स्टेटमेंट भेजा है, देख लीजिएगा ग्रुप में। ये यूटिलिटी क्वाइन है। 2021 में ही हमें क्यों क्यों भेजा गया वैलेट में? इसलिए भेजा गया कि हम इसका इस्तेमाल करें रियल वर्ल्ड में। आज भी लोग जो है आरती उतार रहा है वैलेट को देख के बार बार। वो आरती उतारने के लिए वैलेट में नहीं भेजा गया है, उसका इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया है। दिल पर हाथ रख के पूछिए कि आप जो है रोज कितना इस्तेमाल किए। इसका मतलब यह हुआ कि आप धोखा दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी को धोखा दीजिएगा ना, नेवर। क्योंकि आजकल तो एआई भी आ गया, क्वांटम भी आ गया, वो पकड़ लेगा। इस बंदा ने तो ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, मैंने तो इसको 3 करोड़ रुपया पहले ही उसके खाता में भेज दिया है, वो तो खर्चे नहीं करता है। बाप रे बाप। उनका मम्मी भूखी सो रही है, पापा भी भूखे सो रहे हैं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं, बावजूद इसके कि उसके खाते में 3 करोड़ रुपया है। अरे बाप भगवान, मेरे पापा ये बुद्धिमान भगवान, विजडम का सोर्स, आज के युग को समझाओ। तुम ही समझा सकते हो, मैं तो समझा समझा के थक गया। तो वो पाई जो आपके वैलेट में है उसको यूटिलिटी क्वाइन है। शब्द देख लीजिएगा, व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, दिस इज ए यूटिलिटी क्वाइन, इट हैज टू बी यूटिलाइज। दैट्स व्हाई पाई नेटवर्क ने क्या किया? आपको क्यूआर कार्ड भी दे दिया, आपको रिसीविंग एड्रेस भी दे दिया। सब पैसा तो, करोड़ों रुपए का पैसा तो आपको डाला गया है, लेकिन आप उसको खर्च ही नहीं कर रहे हैं। रखे हैं, देख रहे हैं कि मेरे बच्चे भूखे हैं और कह रहे हैं आरबीआई साहब हो, हमारे वो बैंक अकाउंट में तो 500 रुपया नहीं आता है। तो दिन भर मेहनत करते हैं, 500 रुपया भी नहीं आता है। हम करोड़ों आरबीआई से भी ज्यादा बड़ा धन को रखे हैं भैया। वक्त आएगा आरबीआई हम पर हथौड़ा चला सकता है, उसका अथॉरिटी है कानूनी। नहीं, आरबीआई अब तो नहीं नहीं चला सकता है, कभी नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसकी वजह से वो नहीं चला सकता। वो सजेशन दे सकता है सरकार को, अभी दिया है जैसे, लेकिन बैन नहीं कर सकता है। और बैन नहीं करने का और एक रीजन है। अगर बैन करना होता तो फिर आप 40-30% टीडीएस और 1% सॉरी टैक्स और 1% टीडीएस क्यों ले रहे हैं? आप तो उसको कानूनी दायरे में लाके फिर उसी को कानूनी दायरे से निकाल क्यों रहे हैं? अफीम बिकता है, उस पर का आप टैक्स लेते हैं। दुनिया में अफीम भी तो बिकता है, ब्लैक बिकता है। हमारे बिहार में दारू बंद है, फिर भी दारू बिक रहा है। तो उसमें आप टैक्स लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो उसको बैंड करो ना। इसको, इसके पीछे क्यों पड़े हैं? क्रिप्टो के पीछे उस पर रेगुलेटरी लाओ ना। जहां पर आप लेते हैं, माल भी कमाते हैं, उसी को रिकमेंड भी कर रहे हैं। रेगुलेटरी बनाना नहीं आ रहा है तो हम लोगों से राय मशवरा ले, हम लोग बताएंगे कि कैसे रेगुलेटरी बनाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में कैसे एक स्टेटमेंट हम लोग इतना दे देते कि क्योंकि पाई नेटवर्क में सबका केवाईसी हो रखा है, जिसको सरकार नजर रख सकती है, जिसको आम जनता ट्रांजैक्शन हो रहा है सबको नजर रख सकती है, क्रिप्टो करेंसी में नजर चुरा नहीं सकता है। इसलिए जितने भी बिटकॉइन होल्डर है, जितने भी इथेरियम होल्डर है जिसमें केवाईसी नहीं हो रखा है, वो अब हर आदमी को पाई में आना पड़ेगा। इतना स्टेटमेंट दे देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मजबूर हो जाएगा बिटकॉइन होल्डर लोग और इथेरियम होल्डर लोग, क्योंकि वो लोग चोर है, पक्का है। मैं जान रहा हूं इथेरियम होल्डर और बिटकॉइन होल्डर और ट्रॉन होल्डर लोग को, सबको जान रहा हूं। वहां पर गलत काम होते हैं और सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है ब्लैक वेब में गलत काम करने के लिए। किसी को मर्डर करवाना है, किसी को किडनैप करवाना है, किसी लड़की को चुरा के लाना है, सारा गंदगी से भरा हुआ काम जो है यही क्रिप्टो करेंसी ही कर रहा है, हमको पता है। लेकिन पाई नहीं कर रहा है, पाई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें केवाईसी हो रखा है। आपके खाते में अगर बिटकॉइन भी आएगा ना तो पता चल जाएगा कि कहां से आया।
तो इस पर ना फोकस करना चाहिए सरकार को। जहां पर रेगुलेटरी बनाया जा सकता है उस पर फोकस करना छोड़ के सीधे आरबीआई को भी मुझे समझ में नहीं आता है कि आप ब्लॉकचेन को रोक नहीं सकते तो उसके लिए कोई ढंग का कुछ नियम कायदा कानून बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ना, ये रिकमेंड करना चाहिए था सरकार, कुछ रेगुलेटरी लाइए। अन्य देश बना रहा है, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना चुका है। क्लैरिटी बिल अभी फाइनल पोजीशन में है, बिग ब्यूटीफुल ऑलरेडी ये हो चुका है। और भी विक्का कानून, यूरोपियन यूनियन, आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन में पाई नेटवर्क को प्राथमिकता के साथ लिया गया है। हम कहाँ हैं यार, हम अपने देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, साइंस से दूर भागते हैं। भगवान को तो मानते हैं, और भगवान, साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस? साइंस ईश्वर का ही एक स्वभाव है। ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, वो कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। पहले तो बनाया उन्होंने, जिसने भी बनाया, मैं किसी रिलीजन पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन किसी ने तो बनाया है और उसको चला रहा है, वो भी एक साइंस है। और हम भगवान को मानते हैं लेकिन साइंस को नहीं मानते। वाह, उस पर बैंड लगाएगा, लगाओ। कल से वो चांद को भी रोको, उसके लिए भी एक कानून लाओ, संसद में पास करो, रोक के दिखाओ। ब्लॉकचेन को रोक के दिखाओ, एआई को रोक के दिखाइए। उसके लिए कानून ना लाना चाहिए ये कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं कानून। ये जो मनुष्य को नुकसान कर सकता है इसको हटाओ, ये ना होना चाहिए। अब डायरेक्ट इसके लिए रेगुलेटरी नहीं लाएंगे, ये तो हाथ साफ, मतलब पीछे करने का वो हो गया, निर्बुद्धि वाला व्यवहार हुआ। धरती में मनुष्यों ने ही ना ब्लॉकचेन को बनाया है, और मनुष्य ही ना कानून बनाता है। एक तरफ आप साइंस को रोकने के लिए उतालू हैं, और वेब 3 को रोका ही नहीं जा सकता है मेरे दोस्त, कितना बड़ा विद्वान हो हम लोग। मैं तो मर भी जाऊंगा ना, यही कहूंगा कि वेब 3 को अब रोक पाना असंभव, एआई को रोक पाना असंभव। कितना बड़ा, हाँ कानून ला सकते हैं, लेकिन कानून में कुछ पाबंदियां हो सकती है, लेकिन रोक पाना असंभव है। इसके बारे में भविष्यवाणियां हैं ग्रंथों में। अब ईश्वर से नहीं लड़ सकते, क्योंकि ईश्वर साइंटिस्ट है, बड़ा साइंटिस्ट वही है। कभी सुबह छत में जाके देखिए कि ऊपर चांद कैसे घूम रहा होगा, साला गिरता क्यों नहीं बे? कभी पूछिए, तो उससे बड़ा साइंटिस्ट कौन हो सकता है? ये चांद, सूरज में आग लगा हुआ है, वो बुझता क्यों नहीं है बे? पूछिए, इतने अरबों साल से जल रहा है, क्यों नहीं बुझ रहा है? तो कौन साइंटिस्ट है जो सूरज में आग लगा के रखा है, बुझता ही नहीं? तो वो सबको, उस सबको रोकिए, क्योंकि आपके पास तो पैसा वाला है आप लोग। सरकारों को चाहिए कि ठीक है, आईएनआर अपना जगह है, यूएसडीटी अपना जगह है, या फिएट करेंसीज अपना जगह है, लेकिन एक नया युग की शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्तों। जो पाई में एक आम आदमी जो तड़पता रहता है, 2 रुपया दे दे बाबा, साईं बाबा भी तड़पे, हमको पता है। महात्मा बुद्ध भी भीख मांगने जाते थे, मुझे पता है। हमारे जीसस क्राइस्ट भी बड़ी तड़प में जिंदगी काटे। हमारे गुरु नानक साहब भी वैसे ही बहुत तड़प में जिंदगी काटे। मतलब धर्मात्माओं को कष्ट में जीने के लिए बाध्य करना, ये प्रकृति का नियम है क्या?
और बाद में उसको भगवान का दर्जा भी दे देते। ऐसा नहीं है। हर इंसान को सुख रहना, सुखी रहना, खुशी रहना, यही तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। जीवन का मकसद है कि हम तृप्तिमय जीवन काटें। इस धरती में जब तक है तब तक तृप्त जीवन काटें, कमी ना हो। मैं हाथी को कभी कभी देखता हूं, पूछता हूं सो अपने मन में, इतना बड़ा पेट पाया है यार तुम तो हाथी, लेकिन फिर भी तुमको मैं हमेशा तृप्त देखता हूं। हमेशा हाथी को देखिए, तृप्त रहता है, कोई चीज का घटिया नहीं होता है उसको। हम मनुष्य में ही क्यों घटी? क्योंकि ये कानून जो बीच में आ जाता है ना, इसको नीचा दिखाने वाला कानून, उसको ऊपर उठाने का कानून, उसको ऐसा थोड़ी जब मैं पढ़ रहा था फिलॉसफी, उसमें कानून के बारे में भी बताया गया। वॉट एवर इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनकाइंड, दैट इज द लॉ। यह है मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ। अब किसी को डैमेज करने के लिए अगर आप कानून बना रहे हैं, दैट कैन नॉट बी अ लॉ। That cannot be a law. It must help the people of whole world, not only India. कानून का मतलब ये होता है whole world, human being, mankind must empower themselves. That should be the law. It will be good for everybody. That is law. ये मुझे फिलॉसफी में बताया गया था। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, उसको गिराने के लिए को कानून बना दो, उसको धक्का देने के लिए को कानून बना दो, उसको कुआं में गाड़ देने के लिए को कानून बनाओ, उसके लिए उसको मर्डर करने के लिए को कानून बनाओ, उसको वो खाने नहीं देने के लिए कानून बनाओ। क्या यार, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। और 21वीं सदी में हो रहा है। आज से 1947 में तो नहीं हुआ था, अभी हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इंडिया का केवल बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये सब हो रहा है। जो लोग शक्तिशाली लोग हैं ना, वो लोग कमजोर लोगों को दबाने के लिए कुछ भी कानून ला रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं, मेटाफिजिशियन लोग देख रहा है, और मंत्री लोग कितना बड़ा मेटाफिजिशियन है हम तो जानते हैं। और वो लोग हमारी बात भी, गुरुओं की बात नहीं सुनता है। कल मैं एक टीचर को भी बोल रहा था, तो वो पढ़ाते हैं, +2 तक का क्लास में लेते हैं, सरकारी स्कूल में है हमारे बिहार में। मैं उनको एक शब्द बोला, सर आजकल गुरुओं का कोई इज्जत नहीं है। मास्टरवा बोलता है, बिहार में मास्टरवा हो, देखिए मास्टरवा जाए छे। अरे जिन गुरुओं ने आपको इसरो दिया, जिन गुरुओं ने आपको मेडिकल साइंस दिया, अब उनको मास्टरवा और तास्टरवा कह के मजाक उड़ाते हैं। आप मजाक, आने वाले समय में आपके बाल बच्चे में उसका असर पड़ेगा। गुरुओं का मजाक नहीं होता है। इसलिए कभी भी अपने लाइफ में गुरुओं को मजाक मत किया करिए। मास्टरवा, टीचरवा, खिल्ली उड़ाया, दैट इज रॉन्ग। वी हैव टू रेस्पेक्ट अवर गुरुज। और जीसीबी में भी गुरु चाहिए, और जितने लोग क्लास ले रहे हैं सभी गुरु हैं। यू हैव टू रेस्पेक्ट एंड लिसन टू देम, सो दैट not only you will empower yourself but also your generation. So many generation will come. आप ऐसा धन खो छोड़ के जाइएगा कि कई जनरेशन उस धन से बिजनेस करेगा या जो भी करेगा। गलत काम तो नहीं करिएगा, अगर अच्छा संस्कार दीजिएगा बाल बच्चों को, वो सक्सेस रहेगा। किसी के सामने हाथ फैला के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सरकार मुझे नौकरी दे दो, ये सरकार मुझे ये दे दो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उल्टा सरकारों की मदद करेंगे। बड़ी बात बोल दी हूं, आने वाले समय में, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, उल्टा सरकारों की मदद करेंगे। सरकार में बैठे हुए लोग कितना बुद्धिमान है मुझे पता है। ओके, तो तैयार होइए, आगे बढ़िए। हमारे बीच में हमारी बहनें, हमारे भाई उमेश जी आ गए हैं, पूर्वी दीदी भी आ गई है, पोलाक्षी आ गए हैं, सोमनाथ मिश्रा जी भी आ गए हैं। मैं सभी को
सही में आई लव यू। नहीं तो मैं आज तक कितना ठेस खाया हूँ जीसीबी में, ना मुझे तनख्वाह मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है, बावजूद इसके मैं पागल की तरह क्यों लगा हूँ। और लोग कहता है पागल। अरे पागल लोग ही तो इस दुनिया को बदला है। हम लोग पागल हैं और बदल के रहेंगे। और 50 करोड़ क्यों, इस जनरेशन में 50 करोड़, अगला जनरेशन में 50 करोड़ लोगों को करोड़पति अरबपति बना के ही हेलो छोड़ेंगे। ये हमारा शब्द है, ये हमारा मिशन है। थैंक यू। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा हेलो उमेश मुखिया जी, आप आए मंच में और आगे का मंच का संचालन करें। हेलो थैंक यू। हेलो बहुत बहुत हेलो धन्यवाद। हेलो हेलो ने बहुत सी बातें रखी हैं हेलो सर, तुरंत आपको लिया जा रहा है। और मैं डॉक्टर आइजक बेस्टर सर को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो हम सबों के बीच जीसीबी मूवमेंट पाई से किस प्रकार से हम लोग लाभ लेंगे और हम सबों को एक सूत्र में बांध के रहना है। ये सारे चीज का ज्ञान इन्होंने दिया है, इसको हम लोगों को अमल करना है। और इसी के साथ साथ मंच पर उपस्थित सोमनाथ मिश्रा जी, रवि जी, सोलाक्षी बोरा मैम, पूर्वी कटाकी दीदी, राम सजीवन सर, जीवन कुमार सिंह जी, नेपाल से आए हुए हैं रामदयाल ठाकुर जी, कैलविन सर, अजय जी, सबों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और सभी जितने भी पायनियर उपस्थित हैं सबों को नमन करते हुए आप सबों से आग्रह रहेगा कि मंच की गरिमा किस प्रकार से बनाए रखना है, सभी लोग भली भांति जानते हैं। पूर्वक जिस तरह से आप लोग सुनते समझते हैं और जो बातें अच्छी लगती है उसको जरूर अमल करना चाहिए। और डॉक्टर साहब जो भी बातें बतलाई है वो सब अमल करने योग्य है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सोमनाथ मिश्रा सर को। मोस्ट वेलकम सोमनाथ मिश्रा सर, आप आए